नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं मोहित सिंह, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। ये वीडियो लेक्चर मैकेनिकल डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ME 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के ऊपर है। यूनिट है इस वीडियो में, वह फर्स्ट और टॉपिक है 1.1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यूनिट है, टॉपिक इसके अंदर लेंगे हम वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो जो सिलेबस में आपके दे रखी है इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 6 प्रकार की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। इसके अलावा हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में भी थोड़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। जो 6 प्रॉपर्टीज़ है उनकी बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सी है। यहाँ पे इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है, डक्टिलिटी है, ब्रिटलनेस है, टफनेस है तथा हार्डनेस है। इसके अलावा एक आध प्रॉपर्टी जो आवश्यक है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य। इस सब्जेक्ट का नाम भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, यानी मटेरियल की सामर्थ्य। ठीक है, तो स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? यह मटेरियल की वह क्षमता है जिससे वह बिना रप्चर हुए एक्सटर्नल फोर्स जो उस पर लगाए जाते हैं उनको रजिस्ट करता है। ठीक है, यानी कोई भी मटेरियल जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होती है। ठीक है, प्रतिबल डेवलप होते हैं। ठीक है, तो यदि मटेरियल उनको रजिस्ट कर पाता है, ठीक है, तो उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे वो उसके ऊपर लगाए गए बाह्य बलों को बिना टूटे या बिना रप्चर हुए सहन करता है, स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, उनको जो अप्लाइड जो फोर्स एक्सटर्नल उस पर डिपेंड करती है। यदि टेंसाइल लोड लगाया गया तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव लोड लगाया गया तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और शियर फोर्स लगाया गया तो शियर स्ट्रेंथ है। ठीक है, मटेरियल की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, टेंसाइल अलग है, कंप्रेसिव अलग है और शियर स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या है, वो जो खिंचाव वाले बल हैं उनका विरोध करता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या है, जो कंप्रेस करने वाले फोर्स है उनको रजिस्ट कर पाता है बिना टूटे हुए। और शियर स्ट्रेंथ में क्या है, शियर फोर्स को रजिस्ट कर पाता है बिना रप्चर हुए। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं इलास्टिसिटी। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी रिव्यू कर लेते हैं अपन। तो इलास्टिसिटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिससे वह उस पे लगाए गए फोर्स के द्वारा उत्पन्न डिफॉर्मेशन को वह दूर कर लेता है। कब? जब उस पे से वो फोर्स हटा लिए जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि मटेरियल पे जब भी किसी भी मटेरियल पे कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसके आकार में डिफॉर्मेशन आता है। यदि आप एक लिमिट तक ही वो फोर्स लगाते हो तो वो डिफॉर्मेशन लगा रहता है। जैसे आप उस फोर्स को हटाते हो तो वो मटेरियल वापस अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें वापस आ जाता है। तो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे वह लोड हटाए जाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा रबड़ को हम खींचते हैं तो वो डिफॉर्मेशन होता है उसमें। जैसे उसको जो खिंचाव का जो फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, उसको रिमूव कर देते हैं तो वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। वैसे उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वो दब जाता है। ठीक है, अब जैसे वो फोर्स हटाते हैं तो वापस अपनी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें आ जाता है। तो जितने भी मेटल है, इसी प्रकार जितने भी मेटल हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी के अंदर इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, स्टील है उसकी जो इलास्टिक लिमिट के अंदर परफेक्टली इलास्टिक रहता है, यानी आप उस पर इलास्टिक लिमिट के अंदर फोर्स लगाओगे तो उसके आकार में चेंज होगा, लेकिन जैसे आप वो फोर्स हटा लोगे तो वो पुनः अपने प्रारंभिक आकार में आ जाएगा। ठीक है, इसमें होता क्या इलास्टिसिटी में कि जैसे फोर्स लगाया जाता है तो वो जो उसके अंदर के एटम्स है ना उस मेटल के, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं होते कि वो न्यू पोजीशन ग्रहण कर ले। यदि वो न्यू पोजीशन ग्रहण कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्लास्टिसिटी, यानी वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएंगे और वो डिफॉर्मेशन बना रह जाएगा। लेकिन इलास्टिसिटी है तब क्या रहेंगे, इतने डिफॉर्म होते हैं। ठीक है, इतनी डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से एटम से, जैसे आप वो फोर्स हटाओगे तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वो एटम आ जाएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे प्लास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी
जो हमने पढ़ी है उसका जस्ट अपोजिट है, यानी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी जिसमें उस पर बाह्य बल लगाने पे उसके जो आकार में परिवर्तन है वो परमानेंटली हो जाता है। यानी लोड आपने जो लगाया है उसकी वजह से उसके जो आकार में परिवर्तन, उसकी शेप में, साइज में जो चेंजेस आए हैं वो परमानेंटली सेट हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप उन फोर्स को हटा भी लोगे तब भी वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मेटल्स, यदि स्टील है उसको आप इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे, खींच दोगे, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली रह जाएंगे और उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसी प्रॉपर्टी की वजह से अपन जो स्टील है, आयरन है, कॉपर है, इनके प्रोडक्ट भी बना पाते हैं। ठीक है, उनकी फॉर्मिंग कर पाते हैं, फोर्जिंग कर पाते हैं, ताकि वो अपने जो शेप अपन ने दिया बाह्य फोर्स लगा करके वो रहे। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, वही उसका उल्टा है इलास्टिसिटी का, कि इसमें जो एटम्स पे जब फोर्स लगा, बाह्य फोर्स, तब वो अपनी जो लोकेशन थी उससे वो डिस्प्लेस हो गए और न्यू पोजीशन एक्वायर कर ली, न्यू पोजीशन ग्रहण कर ली। अब यदि आप वो फोर्स हटा भी लोगे तो वो अपनी वो प्रारंभिक जो पोजीशन है उस पर नहीं आ पाएंगे और वो जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली रह जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या अपन पार्ट्स बना पाते हैं ऑटोमोबाइल की, जो बॉडी है, हुड है, डोर्स है, इत्यादि जो बहुत सारे जो मशीन पार्ट्स है, इस वजह से अपन बना पाते हैं इलास्टिसिटी की वजह से। आपने यदि एग्जांपल के लिए और भी अच्छे से समझना है तो आपने देखा होगा सीमेंट का जो अपन बनाते हैं मिक्सचर, कंक्रीट का मिक्सचर, उसको अपन जैसे भी काटते हैं वो उसी पोजीशन में सेट हो जाता है ना। रबड़ की तरह नहीं है, जैसे मिट्टी, गीली मिट्टी जिधर की तरफ आप उसको करोगे उधर ही वो सेट हो जाएगी, है ना। कंक्रीट का मसाला है वो भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स में भी आपने देखा होगा, मेटल्स को कई को आप खींचते हो वो खिंची रह जाती है, वापस छोड़ोगे तो पुनः आकार में नहीं आ पाती, क्योंकि आप उसे इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा खींच चुके हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी के बाद बात करेंगे टफनेस की। तो डक्टिलिटी क्या होती है, ये भी आपने 203 में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी इसे रिव्यू कर लेते हैं। तो मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉर्म किया जा सकता है फ्रैक्चर होने से पहले, है ना। फ्रैक्चर का साइन दिखने से पहले जितना आप उसे डिफॉर्म कर सकते हो, तो वो क्या है उसके अंदर, उस मटेरियल की क्या कहा जाएगा, डक्टिलिटी। और ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाएगा, जिनको बिना फ्रैक्चर हुए ज़्यादा से ज़्यादा उनका डिफॉर्मेशन किया जा सके, डक्टाइल मटेरियल उनको कहते हैं। जैसे माइल्ड स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, डक्टाइल मटेरियल है, यानी फ्रैक्चर होने से पहले आप उन्हें कितना ज़्यादा डिफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी है। ठीक है, जैसे आप वायर बनाते हो मेटल के, जैसे कॉपर के वायर बनाते हो, ठीक है, यानी कॉपर को खूब खींचा जाता है ना, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता जाता है। इलास्टिक लिमिट तक तो क्या रहेगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, लेकिन आप उसके और भी ज़्यादा खींचते हो तो प्लास्टिक रेंज में वो क्या है, डिफॉर्मेशन होता जाएगा और उसके आप पतले वायर बना सकते हो बिना टूटे, लंबे वायर। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या क्या जो काम किए जा सकते हैं, मेटल की फॉर्मिंग की जा सकती है। ठीक है, उनकी ड्राइंग की जा सकती है, जैसे ट्यूब बनाना, वायर बनाना, ये ड्राइंग मेथड से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी मटेरियल जो बिना फ्रैक्चर हुए, है ना, प्लास्टिकली डिफॉर्म होते जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो उन्हें डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी देख लेते हैं। यह उन मशीन कंपोनेंट में डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है जिनमें इम्पैक्ट लोड्स होता है, क्योंकि क्या होगा, इम्पैक्ट लोड जिन मशीन पार्ट्स में, मशीन कंपोनेंट में लगता है, तो वो क्या है, वो फ्रैक्चर नहीं होगा, वो डिफॉर्म होके रह जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्चर नहीं होगा। ठीक है, इसको जो मेजर करने का तरीका है वो परसेंटेज एलोंगेशन में अपन मेज़र करते हैं। ठीक है, और रिडक्शन इन एरिया में भी अपन मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप किसी मटेरियल को खींचते हो, है ना, डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है, टेंसाइल फोर्स के द्वारा
आप इसे टेस्ट करते हो। टेंसाइल टेस्ट जब आप करते हो तभी आपको डक्टिलिटी का पता चलता है, ठीक है। यूटीएम मशीन पे करते हो आप। तो टेंसाइल टेस्ट के दौरान क्या होता है, मटेरियल खिंचता जाता है एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होगा, वो फ्रैक्चर उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो मशीन कंपोनेंट है जहाँ पे इम्पैक्ट लोड्स लगते हैं, है ना, अचानक से जो लोड लगता है, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी डिज़ायरेबल है। इसके साथ ही जो मेटल्स हैं उनकी डक्टिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रिटलनेस की। तो ब्रिटलनेस जस्ट डक्टिलिटी है, उसका अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ या मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिसमें वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बिना शो किए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को बिना या बहुत ही कम शो किए सीधा फ्रैक्चर हो जाता है। यानी उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, जो डिफॉर्मेशन आया वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल है, और वो सीधा मटेरियल क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। यानी आपने किसी मटेरियल पे फोर्स लगाया, बाह्य बल लगाया, चाहे टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, उस दौरान क्या हुआ, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया है तो बहुत कम आया, उसके बाद वो सीधा फोर्स लगते लगते सीधा वो मटेरियल टूट जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हो कास्ट आयरन है ना, ये कास्ट आयरन को आप टेंसाइल टेस्ट करोगे कास्ट आयरन का, तो आपको पता चलेगा कि जो डिफॉर्मेशन एक आप यदि माइल्ड स्टील का करोगे, माइल्ड स्टील में आपको देखने को मिलेगा क्या, डक्टिलिटी। यानी वो आपने जैसे 10 mm का सैंपल लिया स्पेसिमेन, उसको यूटीएम मशीन में लगाया और टेंसाइल टेस्ट किया, तो वो आपको मिल जाएगा लगभग 12-13 mm या 15 mm तक का खिंचा हुआ मिल जाएगा। 10 mm का लगाया था, 12-13 mm का हो गया। लेकिन जो कास्ट आयरन को यदि आप वही टेस्ट कास्ट आयरन पे करोगे तो आपको उसमें डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। वो 10 mm का स्पेसिमेन लिया है तो आपने वो सीधा वो आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो वो सीधा टूट जाएगा। यानी डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही या नेग्लिजिबल होता है या होता ही नहीं है, सीधा फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी का उल्टा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर होने से पहले नहीं मिलता है ना। तो इसका एग्जांपल है कास्ट आयरन है, ग्लास है, ठीक है, इस प्रकार के एग्जांपल है। इसके बाद बात करते हैं अपन टफनेस की। तो टफनेस मटेरियल की वह क्षमता है जिससे वो फ्रैक्चर होने से पहले एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी आप कोई भी फोर्स लगाते हो तो जो एनर्जी जनरेट होती है उसको फ्रैक्चर होने से पहले मटेरियल अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी टफनेस कहलाती है, ठीक है। तो यह है उन मशीन कंपोनेंट्स में बहुत ही आवश्यक प्रॉपर्टी है जहाँ पे इम्पैक्ट लोड है वो लगते हैं। जैसे आपके जो ऑटोमोबाइल है उनकी जो लीफ स्प्रिंग होती है, ठीक है, एक्सल होती है, यानी जब व्हीकल खड्डों पे, ब्रेकर पे, इन पे चलता है, ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलता है तो अचानक से खड्डा आता है तो इम्पैक्ट लोड लगता है, ठीक है, उन कंपोनेंट्स पे। तो वहाँ पे आपको टफनेस चाहिए कि उस दौरान जो एनर्जी जनरेट हुई है, ठीक है, इम्पैक्ट लोड की वजह से वो अब्जॉर्ब करने की उस मटेरियल में क्षमता होनी चाहिए। यानी मटेरियल की वह एबिलिटी जिससे वो फ्रैक्चर होने से पहले एनर्जी को अब्जॉर्ब कर ले, उसकी टफनेस कहलाती है। हिंदी में इसको कहते हैं कड़ापन भी कहते हैं, ठीक है। तो टफ़ मटेरियल होते हैं उनमें यह एबिलिटी होनी चाहिए कि वो बैंड हो सके, ट्विस्ट हो सके, स्ट्रेच हो सके फेलियर होने से पहले, ठीक है। वो बैंड हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे, है ना, उनमें स्ट्रेचिंग हो जाएगी, लेकिन वो फेल नहीं होंगे, ठीक है, फेल होने से पहले ये सारी चीज़ें। तो जितने भी स्ट्रक्चरल मटेरियल हैं, स्ट्रक्चरल स्टील है, ठीक है, सभी टफ़ मटेरियल होते हैं, ठीक है। इसको मेजर करने की क्वांटिटी है मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। नीचे आपको ग्राफ भी दे रखा है एक मॉडुलस ऑफ टफनेस का, है ना, जो राइट हैंड साइड में। इसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नीचे का जो एरिया है शेडिंग कर रखी है जिसमें, ठीक है, ये मैं बताता हूँ।
ये वाला एरिया जो ये शेडिंग कर रही है, ये मॉडुलस ऑफ टफनेस को मेजर करने का, इससे मेजर होता है मॉडुलस ऑफ टफनेस। और ये आपका पूरा ये क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, जो हुक्स लॉ में अपन पढ़ते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी बची है हार्डनेस। तो हार्डनेस मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिससे वह पेनिट्रेशन तथा परमानेंट डिफॉर्मेशन का विरोध करता है, उनका प्रतिरोध करता है। यानी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिससे वह परमानेंट डिफॉर्मेशन तथा पेनिट्रेशन, डेंटेशन इनका विरोध करता है। इसके साथ ही यह इंडिकेट करता है कि वो उस मटेरियल में एब्रेशन, स्क्रैचिंग, कटिंग तथा शेपिंग के प्रति भी इसमें प्रतिरोध है। यानी हार्ड मटेरियल को आसानी से स्क्रैच नहीं किया जा सकता, आसानी से उसका एब्रेशन नहीं किया जा सकता, आसानी से उसकी कटिंग नहीं की जा सकती, आसानी से उसकी शेप चेंज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यह जो प्रॉपर्टी है उन मटेरियल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन मटेरियल में जिनके पार्ट्स ऐसे बनाए जाते हैं जो एक दूसरे पे रब करते हों, जैसे बॉल बीरिंग है, गियर्स हैं जितने भी, ठीक है, कैम एंड फ्लोवर है, रेल तथा व्हील है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हार्डनेस है सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही हार्डनेस के साथ ही अपने को वियर रेजिस्टेंस भी उन मटेरियल की बढ़ानी होती है, उन पार्ट्स की। इसके लिए अपन केस हार्डनिंग है जो हीट ट्रीटमेंट, उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी बता दें, हार्डनेस को जो मेज़र करने के मेथड्स हैं वो है ब्राइनल हार्डनेस टेस्ट है, रोकवेल हार्डनेस टेस्ट है, विकर हार्डनेस टेस्ट है और शोर स्क्लेरोस्कोप टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।